हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोलॉइड टॉपिक देख रहे हैं। कोलॉइड क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण जिसमें कणों का आकार 10 के पावर -9 मीटर से लेकर 10 के पावर -7 मीटर के बीच होता है, उसे कोलॉइड कहते हैं। जैसे याद कीजिए, आप लोगों को विलियन चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि आप 3 ग्लास ले लीजिए। फिर से आप एज्यूम कीजिए, आप 3 ग्लास ले लीजिए। एक ग्लास में पानी के साथ चीनी मिला लीजिए, दूसरे ग्लास में पानी के साथ मिट्टी मिला लीजिए, और तीसरे ग्लास में पानी के साथ सैंड पार्टिकल यानी कि बालू मिला लीजिए। आप देख रहे होंगे जिसमें चीनी मिलाए हैं वो पूरी तरह से घुल मिल गया है और वो समांगी मिश्रण बन गया है, और उसमें कण का आकार इतना छोटा है कि वो अलग दिख भी नहीं रहा है। उसी को विलियन कहते हैं। जो दूसरा ग्लास है जिसमें आप मिट्टी घोले हैं पानी के साथ, उसमें आप देख रहे हैं कि घुल तो गया है लेकिन उसमें कण का आकार थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो वो समांगी मिश्रण नहीं है, वो है विसमांगी मिश्रण। और कण का आकार दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा आकार दिख रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि कणों का आकार छोटा है। तो वैसा मिश्रण जिसमें कणों का आकार विलियन से बड़ा हो, यानी 10 के पावर -9 मीटर से बड़ा हो और 10 के पावर -7 मीटर तक हो, उसको कहते हैं कोलॉइड। और अगर कण का आकार उससे भी बड़ा हो जाए, 10 के पावर -7 मीटर से ही बड़ा हो जाए और है वो विसमांगी मिश्रण, तो उसको कहते हैं निलंबन या सस्पेंशन। जिससे आप बालू और पानी जो घोले हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें कण का आकार बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो वो निलंबन है। तो मिश्रण जो होता है ये दो तरह का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का एकमात्र एग्जाम्पल होता है विलियन, और विसमांगी मिश्रण में 2 एग्जाम्पल होता है, एक होता है कोलॉइड और दूसरा होता है निलंबन। कोलॉइड में कणों का आकार छोटा होता है और निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है। तो कोलॉइड का परिभाषा सबसे पहले देख लीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण जिसमें कणों का आकार 10 के पावर -9 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर के बीच होता है, वे कोलॉइड कहलाते हैं। और इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए विलियन से। देखिए, विलियन जो है ये समांगी मिश्रण है। विलियन जो है ये है समांगी मिश्रण, लेकिन जो कोलॉइड है ये है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। और जो निलंबन है ये भी है विसमांगी मिश्रण। यानी विसमांगी मिश्रण में 2 चीज है, एक कोलॉइड और दूसरा निलंबन। और समांगी मिश्रण में एक ही चीज है, विलियन। अब इसमें कण का जो आकार होता है, कणों का आकार वो 10 के पावर -9 मीटर से छोटा होता है विलियन में। कोलॉइड में कणों का जो आकार है, कणों का आकार जो है वो 10 के पावर -9 मीटर से लेकर 10 के पावर -7 मीटर के बीच होता है। और निलंबन में जो कणों का आकार है ये 10 के पावर -7 मीटर से भी बड़ा होता है। इसमें 10 के पावर -9 मीटर से छोटा होता है, ये 10 के पावर -9 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर के बीच होता है, और वो 10 के पावर -7 मीटर से भी बड़ा होता है। अब आपको इसमें समझना है कि ये 10 के पावर -9 मीटर छोटा है कि 10 का पावर -7 मीटर। तो माइनस में पावर है, यानी कि 10 का पावर -9 छोटा हुआ, ये सबसे छोटा कण हुआ और ये बड़ा। यानी इसमें कोलॉइड के कण में सबसे छोटा कण का आकार 10 के पावर -9 मीटर होगा और सबसे बड़ा कण का आकार 10 के पावर -7 मीटर होगा। तो इस तरह से हम लोग कोलॉइड के बारे में जान लिए कि विलियन से बड़ा कोलॉइड होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित को
कणों के आकार के बढ़ते क्रम में सजाएं। कणों के आकार के बढ़ते क्रम में सजाएं। और क्वेश्चन में दिया रहेगा विलयन, निलंबन, कोलॉइड, ये तीनों रहेगा। इसको बढ़ते आकार के क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा? विलयन का। तो सबसे पहले आप लिख देंगे विलयन। उससे बड़ा आकार किसका हो जाएगा? कोलॉइड का। तो आप लिख देंगे उसके बाद कोलॉइड। और उससे भी बड़ा आकार किसका हो जाएगा? निलंबन का। तो आप लिख देंगे निलंबन। तो निलंबन क्या है? निलंबन विसमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार विलयन और कोलॉइड दोनों से बड़ा होता है। हम लोग को पढ़ना है कोलॉइड के ही बारे में, इसलिए हम लोग अब इसी पे फोकस करते हैं। अब कोलॉइड, जैसे विलयन में दो पदार्थ अगर हैं, एक कम है तो उसको विलेय कहते हैं, दूसरा ज्यादा है तो उसको विलायक कहते हैं। तो अगर कम वाले को विलेय और ज्यादा वाले को विलायक कहते हैं विलयन में, उसी प्रकार से कोलॉइड में जो कम रहता है उसको कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो ज्यादा रहता है उसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो आप याद रखिएगा कि कोलॉइड में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, इंग्लिश में डिस्पर्स्ड फेज। और जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है उसको परिक्षेपण माध्यम, एवं जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। तो कोलॉइड में दो पदार्थ होता है, जो कम रहता है उसको परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी विलयन में जो विलेय होता है वही कोलॉइड में होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, और विलयन में जो विलायक होता है वही कोलॉइड में होता है परिक्षेपण माध्यम। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कोलॉइड का वर्गीकरण देखेंगे। अब चलिए देखते हैं कोलॉइडों का वर्गीकरण। कोलॉइड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। वर्गीकरण का पहला प्रकार है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर, के भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ
फिजिकल स्टेट of dispersed phase and dispersion medium. तो चलिए आज कोलॉइडों का वर्गीकरण देखते हैं। कोलॉइडों का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना है उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था जो कम मात्रा में रहता है, परिक्षेपण माध्यम जो ज्यादा मात्रा में रहता है, इनके भौतिक अवस्था के आधार पर सबसे पहले हम लोग कोलॉइडों का वर्गीकरण करेंगे। देखिए कोलॉइडों का वर्गीकरण पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर, on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, इसमें एक तरफ लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, एक तरफ लिखेंगे परिक्षेपण माध्यम, एक तरफ लिखेंगे कोलॉइड, और सबसे लास्ट में लिख लेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो तो कोलॉइड भी ठोस ही बनता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है रंगीन कांच या रत्न पत्थर। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, यानी ठोस कम हो और द्रव ज्यादा हो, तो जो कोलॉइड बनता है उसको कहते हैं सॉल। क्वेश्चन आता है सॉल किसे कहते हैं? तो सॉल इज कोलॉइड। सॉल एक कोलॉइड है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। सॉल क्या है? तो सॉल कोलॉइड है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। या आप कह सकते हैं वे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, उन्हें सॉल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेंट, स्टार्च, गोंद, हेमोग्लोबिन, गोल्ड सॉल, इत्यादि। ये सभी सॉल है। सॉल के बारे में और हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल सॉल कोलॉइड है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, यानी द्रव ज्यादा है और ठोस कम है। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो जो कोलॉइड बनता है उसको कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल। अब ऐसा एग्जांपल सोचिए जिसमें ठोस गैस में घुला हुआ हो। तो इस तरह का एग्जांपल आपके दिमाग में आ सकता है, जैसे जो धूल उड़ता है हवा में, डस्ट पार्टिकल। तो धूल जो है वो ठोस होता है जो हवा यानी गैस में घुला रहता है। उसके अलावा धुआं, धुआं में कार्बन यानी ठोस, हवा यानी गैस, ये दोनों का मिक्सचर होता है। स्मोक एक्सेट्रा। परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो जो कोलॉइड बनता है उसको कहते हैं जेल। देखिए इस बार द्रव कम है और ठोस ज्यादा है, यानी गाढ़ा कोलॉइडल विलयन है, इसको जेल कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है पनीर। पनीर देखे होंगे आप लोग, पनीर में ठोस ज्यादा होता है और द्रव कम होता है।
उसी तरह से जैम, जेली, ये सभी भी इसके एग्जाम्पल हैं। अगर द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो जो कोलाइडल विलयन बनता है उसको कहते हैं पायस। पायस को इंग्लिश में कहते हैं इमल्सन। क्वेश्चन आता है पायस किसे कहते हैं, तो एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आ जाए पायस किसे कहते हैं तो आंसर लिखिएगा वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है उन्हें पायस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दूध। अब आप लोग सोच रहे होंगे दूध क्या मिश्रण है, तो हाँ दूध मिश्रण है। दूध के दो घटक हैं, एक तेलीय घटक और दूसरा जलीय घटक। तेलीय घटक भी द्रव है और जल वाला घटक भी द्रव है, तो दूध दो द्रवों का मिश्रण है, इसीलिए वो पायस के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा मक्खन भी, दूध और मक्खन में इतना ही अंतर है कि दूध में पानी वाला जो घटक होता है वो ज्यादा होता है और तेल वाला घटक कम होता है। मक्खन में पानी वाला घटक कम होता है और तेल वाला घटक ज्यादा होता है। उसी तरह से कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम जो लगाने में यूज होता है वो भी एक प्रकार का पायस ही है, इमल्सन ही है। अगर द्रव को गैस में मिलाएंगे तो जो कोलाइड बनेगा वो गैस ही बनेगा, और द्रव को गैस में मिलाने से जो कोलाइड बनेगा उसको एरोसोल भी कहते हैं, एरोसोल। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि एरोसोल किसे कहते हैं, तो बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है कि जिस किसी में भी परिक्षेपण माध्यम गैस हो उसको एरोसोल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए द्रव और गैस के मिश्रण का एग्जाम्पल ये हो जाएगा कोहरा। कोहरा में जल हवा में घुला रहता है। कुहासा, स्प्रे इत्यादि। बादल भी इसमें आ जाएगा। बादल द्रव जो है गैस में घुला रहता है। अगर गैस को ठोस में घोला जाए तो जो कोलाइडल विलयन बनता है वो ठोस ही रहता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा रबर, या स्पंज जिसमें ठोस में गैस घुला रहता है। और अगर गैस को गैस में मिला दिया जाए तो जो कोलाइड बनता है, गैस को अगर द्रव में मिलाया जाए, गैस को अगर द्रव में मिलाया जाए तो जो कोलाइड बनता है उसको कहते हैं झाग। अब झाग तो आप जानते ही हैं, साबुन का झाग, अपमार्जक का झाग, ये सभी गैस के द्रव में कोलाइडल विलयन के एग्जाम्पल हैं। अब अगर आप सोचिए कि गैस को गैस में मिला दें तो कोलाइड बनेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर गैस को गैस में मिलाइएगा तो वो समांगी मिश्रण बन जाता है, और समांगी मिश्रण तो विलयन के अंतर्गत आता है। तो गैस में गैस का कोलाइडल विलयन नहीं होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर इसी तरह से 8 प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है। इसके अलावा भी वर्गीकरण होता है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर था, आकर्षण बल के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद वो वाला बता। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच अंतःक्रिया के आधार पर, इंटरेक्शन के आधार पर, या कह सकते हैं आप आकर्षण के आधार पर। इसके आधार पर क्लोराइड दो तरह का होता है,
ये होता है लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलॉइड, या आप कह सकते हैं लायोफिलिक सॉल्ट, लायोफिलिक सॉल्ट। अब ये सॉल ही इसलिए है क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट लिक्विड है और दूसरा कंपोनेंट ठोस है, एक द्रव है और दूसरा ठोस है। द्रव ज्यादा होता है और ठोस कम होता है, इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये सॉल का वर्गीकरण है। अभी जो सॉल बताए थे थोड़ा देर पहले, हिंदी में होता है, देखिए लायो का इंग्लिश, ये लायो ग्रीक वर्ड है, लायो का इंग्लिश होता है लिक्विड, और फिलिक भी ग्रीक वर्ड है, इसका इंग्लिश होता है लविंग। लायोफिलिक का मतलब हुआ लिक्विड लविंग, यानी सॉलिड को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व किए हैं और सॉलिड और लिक्विड में अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसी को लायोफिलिक कोलॉइड कहेंगे। और एक लिक्विड है दूसरा सॉलिड है, यानी कि सॉल है, तो इसको आप लायोफिलिक कोलॉइड कहिए या लायोफिलिक सॉल कहिए, बात एक ही है। हिंदी में हो जाएगा द्रव स्नेही कोलॉइड या द्रव स्नेही सॉल। द्रव स्नेही सॉल। अब द्रव स्नेही सॉल किसको कहते हैं? नाम से ही क्लियर है, जिसमें ठोस का द्रव के साथ स्नेह हो, लगाव हो, दोनों परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम में आकर्षण हो, तो उसी को लायोफिलिक सॉल कहेंगे। वे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का परिक्षेपण माध्यम के प्रति निश्चित स्नेह होता है। स्नेह मतलब लगाव, अफेक्शन, लव, स्नेह होता है, उन्हीं को द्रव स्नेही कोलॉइड कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा कि किस तरह से अफेक्शन होता है। आप देखे होंगे गोंद, गम, स्टार्च, स्टार्च देखे होंगे। पोटैटो स्टार्च, आलू को अगर आप काटते हैं तो जो उसमें से व्हाइट व्हाइट निकलता है वो भी एक पोटैटो स्टार्च है। उसके अलावा पेंट, पेंट तो देखे ही होंगे। हेमोग्लोबिन देखे होंगे, हेमोग्लोबिन ब्लड में जो होता है, हेमोग्लोबिन। इत्यादि, ये सभी द्रव स्नेही कोलॉइड या द्रव स्नेही सॉल है। बी होता है लायोफोबिक कोलॉइड या लायोफोबिक सॉल। लायो का मतलब आप देखे ही थे अभी, लिक्विड, और फोबिक का मतलब होता है अपोजिंग, विरोध करने वाला, हेट करने वाला। जिससे वो लविंग है तो ये हेटिंग है, अपोज करने वाला। हिंदी में हो जाएगा द्रव विरोधी कोलॉइड। द्रव विरोधी कोलॉइड। तो द्रव विरोधी कोलॉइड क्या है?
जिस तरह से उसमें ठोस को अगर द्रव में मिलाते हैं तो उसमें अफेक्शन है, इसमें अफेक्शन नहीं है, इसमें किसी भी तरह से उसको मिलाया जाता है। यानी आप लिख सकते हैं वे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का परिक्षेपण माध्यम के प्रति परिक्षेपण माध्यम के प्रति कोई स्नेह नहीं होता है। द्रव विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका गोल्ड सॉल। अब आप गोंद और गोल्ड सॉल में सोच करके खुद अनुमान लगा लीजिए कि गोंद किस तरह से घुला होता है और गोल्ड सॉल किस तरह से घुला होता है। गोंद में जो सॉलिड है वो लिक्विड के साथ ऐसे घुला मिला रहता है जिससे दोनों में अंतर ही नहीं पता चलता है। और गोल्ड सॉल में किसी तरह से गोल्ड को पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल बना करके कुछ स्टेबिलाईजर मिला करके तब जाकर के उसको लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, सल्फर सॉल, इत्यादि, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो पहले इसको लिख लीजिए। एग्जाम में कभी कभी आता है कि द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलॉइड में अंतर लिखें। तो पहला पॉइंट तो दोनों का डिफिनेशन लिख दीजिएगा, दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कि ये सभी द्रव स्नेही सॉल हैं और ये सभी द्रव विरोधी सॉल हैं। और तीसरा पॉइंट इसका लिख दीजिएगा कि इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है, आसानी से बनाया भी जा सकता है। इन्हें बनाना भी मुश्किल है और अलग करना भी मुश्किल है। पहले इतना लिखिए, उसके बाद और कुछ अंतर लिखवाते हैं। तो अंतर लिखने के लिए इसका और कुछ पॉइंट बना सकते हैं। पहला पॉइंट तो परिभाषा हो गया, दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया, तीसरा आप लिख सकते हैं कि द्रव स्नेही सॉल को सामान्य विधियों द्वारा ही, सामान्य विधि द्वारा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तथा उनके अस्थायित्व के लिए अस्थायित्व कारक यानी स्टेबिलाईजर की आवश्यकता नहीं होती है। इनके घटकों को, घटक मतलब आप समझ रहे हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यानी ठोस और द्रव जो इसमें सॉल्व में है, इनके घटकों को आसानी से पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है।
द्रव श्रेणी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिए हैं जो अंतर लिखने में आपको काम देगा। अब थोड़ा सा द्रव विरोधी के बारे में लिख सकते हैं कि द्रव विरोधी सॉल को विशेष परिक्षेपण विधियों द्वारा ही बनाया जा सकता है। द्वारा ही बनाया जा सकता है। इनके अस्थायित्व के लिए इसको मिटा देते हैं, इसको आप लिख चुके हैं पहले ही। इनके अस्थायित्व के लिए अस्थायित्व कारक अस्थायित्व कारक यानी स्टेबिलाइजर की आवश्यकता होती है। इसके लिए स्टेबिलाइजर मिलाना होगा, दोनों को मिलाए रखने के लिए कुछ स्टेबिलाइजर मिलाना होगा। अच्छा, इनको बनाना भी मुश्किल है और अलग करना भी मुश्किल है। इनके घटकों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इनको मिलाने में भी मुश्किल है और अलग करने में भी मुश्किल है। अगर मान लीजिए द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में अंतर लिखना हो तो ये सारा पॉइंट बना के आप लिख देंगे तो ये अंतर काफी हो जाएगा। तो ये आप पहले लिख चुके हैं, ये 2 पॉइंट भी लिख लीजिए जो अंतर लिखने में काम देगा। ऐसे भी लिख देंगे तो भी अंतर हो जाएगा और टेबल बना के भी लिखें, एक तरफ द्रव स्नेही एक तरफ द्रव विरोधी और इसमें से पॉइंट बना करके लिख दीजिए। इतना तो आपको आना ही चाहिए। लिख लीजिए, इसको ऊपर वाला लिख लीजिए, नीचे वाला आपका लिखा हुआ है या नीचे वाला हटा देते हैं।